हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डायमेंशन में अगर उस वेक्टर का प्लॉटिंग करना हो तो उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना बकवास किए। तो देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया हमने, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। अब सबसे पहले ये देखो कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में 2 मीटर चलता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाना है, साथ में डायरेक्शन भी दिखाना है। यहाँ मैग्नीट्यूड तो 2 है, लेकिन इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस पूरा लिखोगे तो लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए अगर इसे मैं इस एरो को ए वेक्टर मानूं तो इसे लिखा जाता है बच्चे ए इक्वल टू 2i कैप। ये आई कैप जो है यही बताता है कि ये वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। ये वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। अब अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस में अगर कोई पार्टिकल 4 मूव कर रहा है 4 मीटर, और इस वेक्टर को अगर आप b से रिप्रेजेंट करोगे तो इसे लिखने का तरीका होता है b इक्वल टू 4j कैप। 4j कैप का मतलब क्या हुआ? ये j कैप का मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन y एक्सिस है। 4 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और j कैप क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, पूरा वेक्टर आ गया। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब जेड एक्सिस का देखते हैं। अगर कोई पार्टिकल 6 मीटर जेड एक्सिस में चलता है, इसे आप c वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो इस एरो को, इसे आप लोग लिखोगे c इक्वल टू 6 k कैप। k कैप का मतलब होता है कि डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे ये कि अगर आई कैप दिया हो इसका मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा, जे कैप दिया हो इसका मतलब डायरेक्शन वाई एक्सिस होगा, और के कैप दिया हो इसका मतलब डायरेक्शन जेड एक्सिस होगा। अब देखो, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी लोकेशन पे हो ऐसा 2D में, कुछ ये एक्स एक्सिस है और कुछ यहाँ पे वाई एक्सिस है। अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, देख 3,4 पे, तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये पार्टिकल 3,4 पे है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कुछ ऐसा हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे अगर एस में मानूं तो ये एस को कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? तो आप ऐसे लिख सकते कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पे वो एक्स में कितना चला है? 3। एक्स में चला है ये 3 और वाई में ये चला है 4। तो क्या मैं s को ऐसे लिख सकता बच्चे? s इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आप ऐसे इसे लिख सकते। अब ये जो s है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हमें अगर इस s का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो सोचो क्या करोगे आप लोग। क्या मैंने पहले बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसे मॉड लगाना पड़ता है, या सिर्फ s से रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए s का तो कैसे निकालोगे आप लोग? तो देखो, यहाँ पे ये है 3, ये है 4, और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये लेंथ निकालना है हमें। तो यहाँ 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5। अब अगर कोई भी जनरल वेक्टर दिया हो 2 डायमेंशन में, अभी सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग। सपोज डेट आपका कोई वेक्टर कुछ ऐसा दिया हो a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप लोग? क्या ऐसे ही करोगे बताओ? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ये। देखो, यहाँ पे s जो था इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। अब ये s के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो नहीं है, इसके पास तो डायरेक्शन भी है। तो हमें अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये 2i कैप, ये i कैप क्या बता रहा था? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। ये y एक्सिस का डायरेक्शन j कैप बता रहा है, z एक्सिस का k कैप बता रहा है। अब ये तीनों में देखो कैप लगा हुआ है,
तो अगर एस का डायरेक्शन चाहिए, एस ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है, तो हम लोग एस का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देख, जैसे वहाँ पे सब टोपी पहने हुए हैं, आई कैप भी टोपी पहने हुए हैं, जे कैप भी टोपी पहने हुए हैं, के कैप भी टोपी पहने हुए हैं, तो एस का डायरेक्शन निकालना हो तो इसका डायरेक्शन भी कैसे निकालेंगे। तो एस को आप लोग टोपी पहना दो तो इसे बोलेंगे एस कैप। अब देख, इसका एक स्पेशल नाम होता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का अगर हमें एस का डायरेक्शन चाहिए तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ एस। अब यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया है समझो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए सिर्फ आई कैप है तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे। तो क्या ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, ये 2 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ 1, और यही आई कैप है। तो यहाँ पे देख, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ये आई कैप सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चे 1, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है सिर्फ। तो एस का यूनिट वेक्टर, ये जो एस कैप है वो क्या बताएगा, एस का डायरेक्शन। अब ये जो एस है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड प्लस के साथ है या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ है डायरेक्शन में, वो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 इंटू आई कैप है, तो 2 मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन में है, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हमें एस कैप चाहिए तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते, एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस। तो ये क्या हो गया बताओ, इसके पास मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है और नीचे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें, डायरेक्शन। तो अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, ए का डायरेक्शन निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ए कैप। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग। गॉट इट। अब ये आप लोग नोट कर लोगे, बिल्कुल संक्षिप्त में है ये। अगर ए कोई वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चे, एक्स एक्स एक्सिस में, ए वाई वाई एक्सिस में। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो √a² प्लस ay²। अगर इसका डायरेक्शन चाहिए, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, तो ये क्या आएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए दिया हुआ है बच्चे 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, ए का मॉड इक्वल टू √ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस ay² दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आ गया 5। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ए का, तो आप क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कैसा होगा बच्चे, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पे एक के जगह क्या लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 5। तो क्या कुछ ऐसा आएगा आपका 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। गॉट इट, आ समझ में। एक और, अगर ए दूसरा पार्ट, अगर हमारा ए कुछ ऐसा होता -3i कैप प्लस 4j कैप, तो कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। वो गलती क्या होती है, मैग्नीट्यूड में वो लोग गलती क्या कर जाते हैं कि वो लोग ऐसे कर देते हैं, -3 का स्क्वायर को -9 कर देते हैं, जबकि ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, याद रखना, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर फिर से वापस 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये फिर से 25 आएगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 5। अब अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए कैप इक्वल टू, ये पूरा वेक्टर तो ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड होगा 5 से, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, -3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। गॉट इट। तो ये ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड पैरेलल टू ए। मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है हमें जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 हो लेकिन डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हो, पैरेलल टू ए, मतलब डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो। तो
क्या आप लोग ऐसे कर सकते, लेट द वेक्टर, अगर स्कूल में करना हो तो आप ऐसे ही करोगे बी आर। अब एक बात बताओ, अगर आर हमें निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 10, और डायरेक्शन किसके पैरेलल, ए के, ए का डायरेक्शन। तो ए का डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप। अब 10 तो हमें पता है ए कैप निकालना है, तो ए कैप हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं बच्चे, ए कैप इक्वल टू ए अपॉन मॉड ऑफ ए। फटाफट आप निकाल लो। ए तो हमारा क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप। अब ए का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा रूट 13। अब यहाँ पे ये लाके पुट कर दो, तो r क्या आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन रूट 13। तो क्या ऐसा लिख सकते, r इक्वल टू 10 2 ज़ा 20i कैप माइनस 30j कैप अपॉन रूट 13। दिस विल बी द आंसर। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो स्क्रीन पे, ये दिया हुआ है बच्चे, इफ a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। मतलब मैग्नीट्यूड b के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन a के। अब देखो अगर उस वेक्टर को हम r मान के चलते हैं तो r वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड किसके बराबर, b के बराबर, और डायरेक्शन किसके पैरेलल है, a के। तो क्या कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड हमें b का लेना है और डायरेक्शन a का। तो कैसे लिखोगे आप लोग बताओ, b का मैग्नीट्यूड सबसे पहले कैलकुलेट करोगे तो b का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये आप लोग को पता होगा कि ये 25 आता है। अब डायरेक्शन ऑफ a, यूनिट वेक्टर ऑफ a कैलकुलेट करने का तरीका 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 3i कैप प्लस 4j कैप का क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। अब आप यहाँ पे दोनों पुट कर दो, ये आ गया 25 और यहाँ आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये 5 5 जा, तो r आ गया हमारा 5 3 ज़ा 15i कैप प्लस 20j कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब आ जाओ बच्चा लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन भी सीखेंगे यहीं पे। ये देखिए तो हमने सीख लिया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हो और हमें आई कैप और जे कैप फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ हमें x भी नहीं पता y भी नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो याद करो ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन हमने क्या करा था, कुछ ऐसा हाइपोटेनस टाइप बन रहा था तो उसको बेस और परपेंडिकुलर में ब्रेक करा था। यहाँ भी क्या कुछ वैसा ही कर सकते, सर इसे बना लो ऐसा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आप एक बात बताओ कि बेस बाय हाइपोटेनस जो कि ए रोल प्ले कर रहा है हाइपोटेनस का, वो किसके बराबर होगा बच्चे, कॉस 60 डिग्री के। तो हमारा बेस आ जाएगा ए कॉस 60 डिग्री। उसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रोल ए प्ले कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा साइन 60 के बराबर। तो क्या परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा बच्चे, ए साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ये आ गया ए कॉस 60 डिग्री और ये आ गया हमारा ए साइन 60 डिग्री। अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ, ए इक्वल टू एक्स एक्सिस में ए कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस ए साइन 60 डिग्री जे कैप, गॉट इट, जे कैप। अब आप फाइनली अगर वैल्यू पुट करोगे तो ए हमारा है 10 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 10/2 क्या 5 लिख सकते हैं इसे, 5 आई कैप। उसी तरह यहाँ पे ये ए 10 है बच्चे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 10/2 क्या हो गया 5 और √3 साथ में मल्टीप्लाई होके क्या ये 5√3 जे कैप आ जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा बनेगा आपका, अगर इस वाले को हम जनरल फॉर्म में बनाए तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, लाइक दिस
ये एक्स एक्सिस और ये है बच्चे वाई एक्सिस। ये मान लिया कि हमारा ए है मैग्नीट्यूड एरो का, और यहाँ पे कुछ थीटा दे रखा है। तो इसे कैसे लिखोगे आप लोग? क्या कुछ यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और यहाँ अगर ऐसे मैं ब्रेक करूँ तो ये आएगा ए साइन थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे बताओ? वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, कौन सा कैप बताओ? आई कैप, प्लस ए साइन थीटा, इसके साथ कौन सा कैप बताओ? जे कैप। कुछ ऐसा बन गया। अब देख, यहीं से कंपोनेंट हम लोग सीखेंगे। कंपोनेंट ऑलरेडी मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार और यहाँ पे देख लो। ये कोई भी वेक्टर है उसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते, अगर वो एक प्लेन में है तो। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर वो 3 डायमेंशन या स्पेस में है तो 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। वो लेक्चर 2 में भी बताया मैंने, और आगे भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देख, ये अगर इसका थीटा के डायरेक्शन में अगर ब्रेक करना है तो ये क्या ब्रेक होगा? ए कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है तो ये आ गया ए साइन थीटा। मतलब ये जो ए है वो बना हुआ है ए कॉस थीटा से और ए साइन थीटा से। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब देखो, इस वाले में हमें एक चीज़ नहीं पता बच्चे। अगर हमें ये थीटा निकालना हो इस वाले में तो हमें थीटा पता है। अगर इस वाले में हमें थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे थीटा? तो क्या तुम्हें परपेंडिकुलर पता है और बेस भी पता है? परपेंडिकुलर क्या है बच्चे? ए वाई। तो क्या मैं यहाँ अगर थीटा निकालना है तो टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? ए वाई बाई ए एक्स। और इसी तरह अगर हमें कॉस थीटा लिखना हो तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा तो कॉस थीटा आप कैसे लिखोगे बताओ? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है एक्स और हाइपोटेनस क्या है? ए का मॉड। उसी तरह अगर हमें साइन थीटा लिखना हो यहाँ पे तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा बच्चे ए वाई बाई मॉड ऑफ ए। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। अब ये देखो बच्चे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ये कंपोनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है। अब हमें निकालना है देख हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ थीटा ये है बेटा, तो थीटा जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है। याद रखना, ये नहीं कि हमेशा इसी डायरेक्शन में कॉस थीटा आएगा, हमें सबसे पहले थीटा चेक करना है। याद करो वहाँ पे क्या था कि कुछ ऐसा बन रहा था, याद है? ये थीटा था और ये अगर ए है तो यहाँ पे आता है ए कॉस थीटा और ये आता है ए साइन थीटा। तो थीटा के डायरेक्शन में कॉस थीटा। अब देख, वर्टिकल कंपोनेंट अगर इसका मैं लूँ तो ये हमारा 4 है और ये 60 डिग्री है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? 4 cos 60 डिग्री, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ आएगा 4 sin 60 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा बच्चे? 4 इंटू cos 60 1/2, तो ये आ गया 2। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ तो 4 इंटू √3/2, ये 2 से 2 गया तो ये आ गया 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी कंपोनेंट ब्रेकिंग पे ही है। देखो, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देख हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 40 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। अब देख, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ दे रखा है 40 न्यूटन और हमें निकालना है कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप क्या करो इस क्वेश्चन में कि इसका ये जो कंपोनेंट आएगा क्या एक्स आएगा बेटा, और इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? ए वाई। तो क्या यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को डायरेक्ट tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आ गया ए वाई और यहाँ पे एक्स है, हमें एक्स दे रखा है 40 के बराबर, और tan 60 आप सभी को पता है √3 होता है ए वाई बाई ए एक्स है 40, तो ए वाई क्या आएगा बताओ? 40√3। गॉट इट? अब अगर हमें इस ए का भी मैग्नीट्यूड पूछता
तो आप लोग कैसे निकालते बताओ, ए का मैग्नीट्यूड, मैंने एरो हटा दिया, डैट मीन्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या यही होता ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और ये कुछ ऐसा आता x का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे 40 कॉमन लूँ बाहर, √1 प्लस √3 का 3 प्लस 1 4 का आएगा बाहर 2, तो ये आ जाएगा 80। गॉट इट। अब एक और सवाल देखो कंपोनेंट पे, ये सवाल है बच्चे, द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स एज सोन इन फिगर। देखो फिगर दे रखा है, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। बहुत इजी है यार, ये फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप Fx मान लो और वर्टिकल कंपोनेंट को Fy मान लो। एक बात बताओ कि क्या मैं Fx को लिख सकता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या आएगा, ये अगर F है तो क्या F cos 60 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि थीटा के डायरेक्शन में डायरेक्ट cos थीटा F cos 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चे Fx इक्वल टू 15 cos 60 होता है 1/2, तो Fx आएगा आपका 7.5 न्यूटन। उसी तरह अगर हमें Fy निकालना हो तो Fy क्या आएगा बताओ, F sin 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चे 15 इंटू √3/2, तो 7.5√3 न्यूटन इज द आंसर। गॉट इट। अब ये लास्ट सवाल देख लो कंपोनेंट पे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अ पर्सन इन अ व्हील चेयर इज मूविंग अप अ रैम्प एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब बेटा नेट फोर्स उस पर 0 है। देयर टोटल वेट इज 900 न्यूटन। वेट आपको भी पता है mg के बराबर होता है और वो 900 न्यूटन है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये भी पता होगा आपको। द रैम्प मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रैम्प। अब देख, मैंने व्हील चेयर को एक मास की तरह यहाँ पे बनाया है। अब mg बिल्कुल ऐसे लगेगा बच्चे, इसका कंपोनेंट पूछा गया है पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब ये बताओ कि ये 37 डिग्री, अब देख दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लोगे। cos 37 होता है बच्चे 4/5 और sin 37 डिग्री होता है 3/5। उसी तरह आप लोग दो और याद रखोगे, एक तो ये पेयर और एक 53 का। cos 53 डिग्री होगा उल्टा 3/5 और sin 53 हो जाएगा बच्चे 4/5। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा पैरेलल है। अब एक बात बता, ये 90 डिग्री, ये 37 तो ये 53, अब ये दोनों फिर से 90, तो क्या ये 37 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये 37 है तो थीटा के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा, तो ये आएगा 900 cos 37 डिग्री बच्चे, और ये आएगा 900 sin 37 डिग्री बच्चे। तो हमारा ये आएगा 900 इंटू sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। आप इसे कट कर दो 5 और 180 से, अब 183 जा 540 न्यूटन ये आ गया। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये भी आप पुट करो 900 इंटू cos 37 बताओ, cos 37 4/5, ये भी कितने टाइम्स कटेगा बच्चे 180 इंटू 4 कितना आएगा 720 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा पैरेलल कंपोनेंट, ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत काम आएगा आप लोगों को, तो इसे इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लेना। अब आ जाओ बच्चे 3 डायमेंशन वाले पे। तो यहाँ पे देखो 3 डायमेंशन में अगर कोई भी वेक्टर हो तो आप एक कमरा इमेजिन करो, और कमरे में डायगोनल जो होता था, याद कर डायगोनल कैसे निकालते थे, याद है, लेंथ, ऐसे समझाऊँ मैं, डायगोनल अगर निकालना हो तो लेंथ, विड्थ और हाइट, क्या आप लोग यही करते थे, √L² प्लस B² प्लस H², ऐसा ही होता था। क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, अगर ये आप एक कमरा इमेजिन करो तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट,
तो यहाँ पे ए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देख ए का एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस में ए वाई, जेड एक्सिस में ए जेड, तो किसी भी वेक्टर को एक स्पेस में तोड़ना है तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक होते हैं। अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा हमें, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देख यहाँ भी अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वही आएगा बच्चे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की तरह एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब देख यहाँ पे अगर हमें थीटा निकालना हो भैया तो यहाँ पे अगर मैं इसे थीटा एक्स मानूँ, अगर मैं इसे थीटा वाई मानूँ, और अगर मैं इसे ये मिटा दो, ये किसी काम का है नहीं, थीटा जेड मानूँ, तो आप लोग क्या करोगे? देखो इस वाले ट्रायंगल को इमेजिन करो, तो बेस हमें पता है, हाइपोटेनस तो ए ही होगा ना, तो क्या कॉस थीटा एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है बताओ, ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसी तरह कॉस थीटा वाई को लिखा जा सकता ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसी तरह कॉस थीटा जेड को क्या लिखा जा सकता बच्चे, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये जो तीनों कॉस निकाल रहे हो इसी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन इसे बोलते हैं, ये बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब देख अगर मैं ये वैल्यू पूछूं तुम लोगों से कि कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड ये क्या होगा, तो क्या ये 1 आएगा? अब तुम लोग बोलोगे कैसे, तो देख एक्स का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एलसीएम तो ए स्क्वायर ही आएगा। अब ए स्क्वायर नीचे भी क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम, तो कट के क्या हो जाएंगे भैया 1। तो ये चीज़ याद रखना कि इन तीनों का ये जो आएगा स्क्वायर का सम वो 1 के बराबर होता है। अब एक ये भी क्वेश्चन देख लो, 3 डायमेंशन का है। वेक्टर p इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p। अब देख डायरेक्शन कोसाइन पूछ ही दिया गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में p क्या दे रखा है बच्चे, p दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। अब देख हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बहुत सिंपल है यार, मैग्नीट्यूड कौन नहीं निकाल लेगा इसका, ये यही आएगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसे मानो और प्लस सी स्क्वायर अगर ये है बच्चे, तो ये क्या आएगा, क्या ये कैलकुलेट करने के बाद 13 आएगा, देखना 13 ही आएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन वही कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड, तो कॉस थीटा एक्स का मैंने फार्मूला क्या बताया था, ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ ए नहीं है तो आप इसे पी एक्स ले लो, पी एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। पी एक्स क्या है बच्चे, आई का कोफिशिएंट 3 और ये कितना है 13, 3/13 आ गया। उसी तरह कॉस थीटा वाई अगर मैं पूछूं तो वाई का कोफिशिएंट क्या है, देख जे कैप का 4 और नीचे आएगा 13, तो 4/13 आ गया ये। उसी तरह कॉस थीटा जेड अगर मैं बोलूं तो थीटा जेड में पी जेड क्या है बच्चे 12, तो क्या ये पी जेड बाई पी आएगा, तो ये आ जाएगा 12/13, कुछ ऐसा आ जाएगा। बस इस पे ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग तो एडिशन देख लिया था, लेकिन अगर 2 वेक्टर दिया हुआ हो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो इसका एडिशन कैसे होगा। तो इसका एडिशन बहुत ही सिंपल है बच्चे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इसका सिंपल है। आप लोगों को दिक्कत आएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल अलग देखेंगे। यहाँ पे देख अगर आई कैप और जे कैप में हो तो अगर a प्लस बी आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, आई वाला आई के साथ ऐड होता है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 आई कैप प्लस बी जे वाला जे के साथ ऐड होगा,
तो B1 प्लस B2 जे कैप, के वाला के से ऐड होगा बच्चे, तो C1 प्लस C2 के कैप, कुछ ऐसा आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं A माइनस B आप लोगों से पूछूं तो ये आएगा बच्चे A1 माइनस A2 आई कैप प्लस B1 माइनस B2 जे कैप प्लस C1 माइनस C2 के कैप। बहुत ही सिंपल है ये, गॉट इट। अब इस पे भी एक दो सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब देखो बच्चे, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यूज होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देख दिया हुआ है ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप, बी दिया हुआ है 3j कैप माइनस के कैप, सी दिया हुआ है 6i कैप माइनस 2k कैप। आपसे वैल्यू पूछा गया है a माइनस 2b प्लस 3c का क्या होगा। तो देखो ये क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख k नहीं है तो k को 0 मान के चलना आप लोग। यहाँ पे आप क्या करो, लिख दो a की जगह 2i कैप प्लस j कैप, और k नहीं है तो यहाँ लिख दे यार 0k कैप, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होगा तुम्हें। 2b 3 2 जा 6 j कैप, i नहीं है तो यहाँ 0i कैप लिखो आप। 3 2 जा 6 j कैप माइनस 2 इंटू 1 2k कैप, ये आ गया प्लस 3 टाइम्स। अब c देख, c क्या है 6i कैप प्लस 0j कैप, आगे क्या बेटा माइनस 2k कैप। अब आप इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा देख, यहाँ से देखो 2i कैप, यहाँ तो 0 है भैया, 6 3 जा 18 प्लस 2 20i कैप आ जाएगा ये। अब j कैप देखो, यहाँ प्लस j कैप, ये आएगा माइनस 6j कैप, प्लस j कैप माइनस 6j कैप, ये आएगा माइनस 5j कैप, वहाँ तो 0 है तो यहाँ आ गया माइनस 5j कैप। अब देखिए ये 0k कैप, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2k कैप, और यहाँ पे 2k कैप है और यहाँ पे माइनस 6k कैप है, तो क्या ये माइनस 4k कैप आ जाएगा, और यही आएगा बच्चे हमारा आंसर। गॉट इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था बताओ। अब आते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट पे बच्चे। यहाँ पे होता है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे वापस से देखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पोजीशन वेक्टर ये होता है कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम, मान लिया कि तुमने ऑरिजिन को रेफरेंस फ्रेम मान लिया है, तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पे है, तो अगर हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये कोई पी पॉइंट है, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बहुत ही सिंपल है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह से तुम दूसरे जगह गए, तो मान लिया कि ए से हम लोग बी जा रहे हैं, तो हमारा कुछ ऐसा होगा बेटा, लाइक दिस, और यही होगा हमारा डेल्टा आर। बी हमारा फाइनल है, ए हमारा इनिशियल है, तो क्या हम लोग डेल्टा आर को कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल लॉ भी लगाओ तो देख ये R1 और ये डेल्टा R, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस डेल्टा R इक्वल टू क्या है बच्चे, R2। अगर हमें डेल्टा R चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, R2 माइनस R1 करेंगे यहाँ पे। अब R2 हमारा क्या है, तो क्या R2 को आप ऐसा लिख सकते x2i कैप प्लस y2j कैप। उसी तरह R1 क्या है बच्चे, x1i कैप प्लस y1j कैप। अब यहाँ अगर आप पुट करोगे तो क्या डेल्टा आर यही आएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये आएगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब देख इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो डेल्टा आर का तो कैसे निकालोगे आप। अब यहाँ पे कुछ ये लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फटाफट हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चे, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, P और Q का देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर B क्या होगा। अब देख P इनिशियल पॉइंट, Q हमारा फाइनल पॉइंट, तो अगर हमें PQ चाहिए तो आप लोग क्या करोगे बताओ, क्या कुछ ऐसे ही करोगे, फाइनल 3 और 2 इनिशियल, 3 माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 3j कैप प्लस 5 माइनस 5k कैप।
तो क्या हमारा पी क्यू कुछ ऐसा आएगा, 3 - 2 सिर्फ आई कैप, 4 - 3 ये भी बन जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा 0 के कैप। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे, आई कैप प्लस जे कैप, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अगर पिछला 2 लेक्चर नहीं देखा है वेक्टर का तो वो ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।